नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना ताकि सिलेक्शन जल्दी व आसानी से हो सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक बाल विकास की अवस्थाएँ। इसके अंतर्गत हम शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी शिक्षक भर्ती और सीजी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा खिलौने के साथ अधिक खेलता है और कल्पनाशील खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न, नैतिकता का अभाव किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। इसका व्याख्या, शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और उसमें नैतिकता का अभाव होता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। इसका व्याख्या, शैशवावस्था में शिशु शारीरिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। अगला प्रश्न, गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अक्सर खेल कूद के दौरान गंदे हो जाते हैं और अपनी साफ सफाई पर कम ध्यान देते हैं, इसलिए इसे गंदी अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था को आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था वह समय होता है जब बच्चा औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल जाना शुरू करता है, इसलिए इसे आरंभिक स्कूल की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा में अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और वे दूसरों को देखकर सीखते हैं। चलिए अगला प्रश्न, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों में तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित होने लगती है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है? ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा सबसे ज़्यादा होती है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, इसलिए इस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होती है। अगला प्रश्न, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि यह बचपन और किशोरावस्था के बीच का एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है। अगला प्रश्न, किस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है? ऑप्शन है शैशवावस्था,
पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अक्सर चीज़ों को इकट्ठा करना और उनका संग्रहण करना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेता है? ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों की कल्पनाशीलता बहुत विकसित होती है और वे काल्पनिक खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, किस अवस्था को स्मार्ट एज कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों की मानसिक और तार्किक क्षमताएं विकसित होने लगती है, इसलिए इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण कहा जाता है। इसका व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे भाषा को बहुत तेजी से सीखते हैं, इसलिए इसे भाषा अर्जन के लिए एक संवेदनशील चरण माना जाता है। अगला प्रश्न, गेम स्टेज किस अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को गेम स्टेज की अवस्था कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार के संगठित और नियम आधारित खेलों में भाग लेते हैं, इसलिए इसे गेम स्टेज कहा जाता है। अगला प्रश्न, टोली या समूह की अवस्था किसे कहा जाता है? टोली या समूह की अवस्था किसे कहा जाता है? ऑप्शन शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। इसका व्याख्या, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे अपने दोस्तों के समूह में रहना पसंद करते हैं और सामाजिक संबंधों का विकास होता है, इसलिए इसे टोली या समूह की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 9 महीने या 280 दिन, या फिर 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 महीने या 280 दिन। प्रसव पूर्व अवस्था की अवधि कितना होता है? 9 महीने या 280 दिन। इसका व्याख्या, प्रसव पूर्व अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है और इसकी अवधि लगभग 9 महीने या 280 दिन होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है यह संघर्ष, तनाव और उलझन की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। इसमें वीर पूजा की भावना होती है। इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यह संघर्ष, तनाव और उलझन की अवस्था है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संघर्ष, तनाव और उलझन की अवस्था है। इसका व्याख्या, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि यह संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन से भरी अवस्था होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? 5 से 10 वर्ष, 12 या 13 से 18 वर्ष, 19 से 25 वर्ष, 10 से 12 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12 या 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की आयु कितना होता है? 12 या 13 से 18 वर्ष तक। इसका व्याख्या, किशोरावस्था की आयु सीमा 12 या 13 से 18 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में किस प्रकार की भावना प्रबल होती है? ऑप्शन है वीर पूजा,
ईर्ष्या और घृणा, निस्वार्थ प्रेम, अकेलापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर पूजा। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना प्रबल होती है। इसका व्याख्या, किशोरावस्था में बच्चे किसी व्यक्ति विशेष जैसे खिलाड़ी, अभिनेता या आदर्श को अपना आदर्श मानकर उसकी पूजा करते हैं, जिसे वीर पूजा की भावना कहा जाता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है बचपन, युवावस्था, स्वर्णकाल, वृद्धावस्था। तो किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णकाल। किशोरावस्था को स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्याख्या, किशोरावस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण और यादगार चरण होता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार का चिंतन करते हैं? तो ऑप्शन है मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, भावनात्मक चिंतन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार के चिंतन करते हैं? अमूर्त चिंतन। इसका व्याख्या, इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है, जिससे वे उन चीज़ों के बारे में भी सोच पाते हैं जो उनके सामने नहीं होती। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है, इसमें केवल समलिंगी आकर्षण होता है, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है, इसमें कोई आकर्षण नहीं होता, इसमें केवल भावनात्मक आकर्षण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। किशोरावस्था की एक विशेषता क्या है? कि इसमें विषमलिंगी आकर्षण होता है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ चलता है? ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास की दिशा का सिद्धांत। बाल विकास का विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ चलता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ, मस्काधोमुखी और शरीर के मध्य से बाहर की तरफ समीप दूरभिमुख चलती है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है? ऑप्शन है पूर्वानुमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है और यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। इसका व्याख्या, निरंतरता का सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से पहले शुरू होती है और जीवन भर चलती रहती है। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है? ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। इसका व्याख्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चे एक ही क्रम में विकास के चरणों से गुजरते हैं, जैसे पहले बैठना, फिर खड़ा होना और फिर चलना सीखते हैं। अगला प्रश्न, मस्काधुमुखी विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है, विकास सिर से पैर की तरफ होता है, विकास धीमा और तेज होता रहता है, विकास एकीकरण के रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। मस्काधुमुखी विकास का अर्थ है विकास सिर से पैर की तरफ होता है। मस्काधुमुखी विकास का अर्थ है कि विकास सिर से शुरू होकर पैर की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि हमारा विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि
हमारा विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है। इसका व्याख्या। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे पहले सामान्य प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसे पूरे शरीर को हिलाना, और फिर धीरे धीरे विशिष्ट क्रियाएं करना सीखते हैं, जैसे उंगलियों का उपयोग करना। अगला प्रश्न। किस सिद्धांत के अनुसार हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा? ऑप्शन है पूर्वानुमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्वानुमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। इसका व्याख्या। पूर्वानुमान का सिद्धांत बताता है कि विकास के पैटर्न को पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि यह एक निश्चित क्रम का पालन करता है। अगला प्रश्न। जब बच्चे किसी काम को करने के लिए अपने हाथ और पैरों को एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण का सिद्धांत। इसका व्याख्या। एकीकरण का सिद्धांत यह दर्शाता है कि बच्चा पहले अलग अलग अंगों का उपयोग करना सीखता है और फिर उन अंगों को एक साथ मिलाकर किसी काम को करने के लिए एकीकृत करता है। अगला प्रश्न। बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों होती है? आनुवांशिकता के कारण, केवल पर्यावरण के कारण, आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता के कारण। बच्चों के विकास में भिन्नता आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता के कारण होती है। इसका व्याख्या। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बच्चे का विकास अलग अलग गति से होता है, जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न। समीप दूरभिमुख विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विकास सिर से पैर की तरफ होता है, विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है, विकास एकीकरण के रूप में होता है, विकास कभी नहीं रुकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है। समीप दूरभिमुख विकास का अर्थ है विकास शरीर के मध्य से बाहर की तरफ होता है। इसका व्याख्या। समीप दूरभिमुख विकास का अर्थ है कि विकास शरीर के केंद्र से होकर बाहर की तरफ बढ़ता है, जैसे धड़ से भुजाओं और फिर उंगलियों तक। अगला प्रश्न। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है? तो ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि अलग अलग बच्चों में विकास की गति अलग अलग होती है। इसका व्याख्या। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विकास की गति हर बच्चे में अलग अलग होती है, कुछ में तेज तो कुछ में धीमी होती है। अगला प्रश्न। विकास के संदर्भ में सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है पहले हाथ और पैर हिलाना, फिर बैठना सीखना, पहले पूरे हाथ का उपयोग करना, फिर उंगलियों का उपयोग करना, पहले चलना फिर दौड़ना, पहले सिर उठाना फिर बैठना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहले पूरे हाथ का उपयोग करना फिर उंगलियों का उपयोग करना। यही विकास के सामान्य से विशिष्ट का उदाहरण है। अगला प्रश्न। बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुसार हमारी बुद्धि, प्रेरणा और रुचि अलग अलग होती है? ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसका व्याख्या। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनूठी विशेषताएं होती है, जैसे बुद्धि, प्रेरणा और रुचि। अगला प्रश्न।
विकास के किस सिद्धांत को मस्कधुमुखी और समीप दूरभिमुख में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन है विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत को मस्कधुमुखी और समीप दूरभिमुख में विभाजित किया जा सकता है। इसका व्याख्या, विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि विकास दो मुख्य दिशाओं में होता है। पहला शीर्ष से पैर की तरफ, जिसको बोलते हैं मस्कधुमुखी, और दूसरा है शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ, जिसको बोलते हैं समीप दूरभिमुख। अगला प्रश्न, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है और सभी बच्चे एक ही अनुक्रम से गुजरते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है और सभी बच्चे एक ही अनुक्रम से गुजरते हैं। इसका व्याख्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है जो सभी बच्चों में समान होता है, जैसे कि चलने से पहले बैठना और खड़े होना। अगला प्रश्न, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? तो इसका ऑप्शन है विकास हमेशा सीधी रेखा में होता है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, इसकी गति धीमी और तेज दोनों हो सकती है, विकास हमेशा स्थिर गति से होता है, विकास केवल एक दिशा में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, इसकी गति धीमी और तेज दोनों हो सकती है। इसका व्याख्या, इस सिद्धांत के अनुसार विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, इसकी गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी यह धीमी होती है तो कभी यह तेज। यह कौन सा सिद्धांत का ये विशेषता है? वर्तुलाकार सिद्धांत का। अगला प्रश्न, अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के कौन से पहलू एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन है केवल शारीरिक और बौद्धिक विकास, केवल संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास। इसका व्याख्या, अंतर संबंधित विकास के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक और अन्य सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से संबंधित और परस्पर निर्भर होते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, अभिवृद्धि क्या है? ऑप्शन है मानसिक सामाजिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता, शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, आंतरिक एवं बाह्य दोनों स्तरों पर होने वाली प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना। अभिवृद्धि क्या है? शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना। इसका व्याख्या है, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न, विकास क्या है? ऑप्शन है शरीर की संरचना या आकार में वृद्धि, एक ऐसी प्रक्रिया जो कुछ समय के बाद रुक जाती है, मानसिक सामाजिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता, और लास्ट है एक ऐसी प्रक्रिया जो क्रम के अनुसार नहीं चलती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक सामाजिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता को विकास कहते हैं। इसका व्याख्या है, जब हमारे मानसिक सामाजिक संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन है आंतरिक, बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। इसका व्याख्या है, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। अगला प्रश्न, विकास का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन है आंतरिक, बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास का स्वरूप जो है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। इसका व्याख्या, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है।
अगला प्रश्न, अभिवृद्धि की प्रक्रिया कब तक चलती है? ऑप्शन है जीवन भर, कुछ समय के बाद रुक जाती है, केवल बचपन में, केवल किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभिवृद्धि की प्रक्रिया जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसका व्याख्या, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? कुछ समय के बाद रुक जाती है, जीवन भर चलती रहती है, केवल बचपन और किशोरावस्था में, और लास्ट ऑप्शन है केवल वयस्कता में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन भर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया जो है जीवन भर चलती रहती है। इसका व्याख्या, विकास जीवन भर चलता रहता है। अगला प्रश्न, क्या अभिवृद्धि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है? ऑप्शन है हाँ, यह हमेशा क्रम में चलती है, नहीं यह क्रम के अनुसार नहीं चलती, यह कभी-कभी क्रम से चलती है, यह केवल बाल्यावस्था में क्रम से चलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं यह क्रम के अनुसार नहीं चलती। अभिवृद्धि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है, यह क्रम के अनुसार नहीं चलती है। इसका व्याख्या, अभिवृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। उदाहरण के लिए, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। अगला प्रश्न, क्या विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है? ऑप्शन है हाँ, यह एक निश्चित क्रम में होता है, नहीं यह निश्चित क्रम के अनुसार नहीं चलता, यह केवल शारीरिक विकास के लिए क्रमबद्ध होता है, यह केवल मानसिक विकास के लिए क्रमबद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ यह एक निश्चित क्रम में होता है। विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है। व्याख्या, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। अगला प्रश्न, अभिवृद्धि का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है भाषा ज्ञान में वृद्धि, मस्तिष्क का विकास, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि, सामाजिक परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि। अभिवृद्धि जो है लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि को कहते हैं। व्याख्या, अभिवृद्धि के उदाहरण के रूप में लंबाई और चौड़ाई आता है। अगला प्रश्न, विकास का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है शरीर का आकार बढ़ना, भार में वृद्धि, मानसिक और सामाजिक विकास, शरीर की संरचना में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक और सामाजिक विकास। विकास का उदाहरण क्या है? मानसिक और सामाजिक विकास। इसका व्याख्या, विकास के उदाहरण में मस्तिष्क और भाषा ज्ञान का विकास शामिल है, जो मानसिक और सामाजिक विकास के ही भाग हैं। अगला प्रश्न, वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होती है, इसका सीधे सीधे मापन नहीं किया जा सकता, यह केवल परिमाणात्मक होती है, यह विकास के बिना संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह केवल परिमाणात्मक होती है। इसका व्याख्या, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, जैसे कि भार और लंबाई को मापना। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन, यह केवल परिमाणात्मक होता है, यह केवल गुणात्मक होता है, यह केवल मानसिक होता है, यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास जो है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसका व्याख्या, विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगला प्रश्न, वृद्धि का उदाहरण क्या है जिसे मापा जा सकता है? ऑप्शन है नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भार और लंबाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भार और लंबाई वृद्धि का उदाहरण है। भार और लंबाई को हम माप सकते हैं। इसका व्याख्या, हम भार और लंबाई को माप सकते। अगला प्रश्न, कौन सा विकास सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को हम सीधे सीधे नहीं माप सकते। इसका व्याख्या है, हम सामाजिक और नैतिक विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, क्या यह आवश्यक है कि वृद्धि होने पर विकास भी हो? ऑप्शन है हाँ, यह हमेशा होता है, नहीं यह आवश्यक नहीं है, यह केवल बच्चों में होता है, यह केवल वयस्कों में होता है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं यह आवश्यक नहीं है। वृद्धि होने पर विकास होना आवश्यक नहीं है। इसका व्याख्या, किसी व्यक्ति का वजन बढ़ने पर यह जरूरी नहीं है कि उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। अगला प्रश्न, क्या विकास वृद्धि के बिना संभव है? ऑप्शन है हाँ यह संभव है, नहीं यह संभव नहीं है, यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है, यह केवल बच्चों में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाँ यह संभव है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। इसका व्याख्या, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। कुछ लोगों का आकार या भार नहीं बढ़ता, लेकिन उनमें नैतिक, सामाजिक या बौद्धिक विकास होता है। अगला प्रश्न, आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का बढ़ना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है वृद्धि, विकास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास। आईक्यू या बुद्धि लब्धि का बढ़ना किसका उदाहरण है? विकास का उदाहरण है। व्याख्या, किसी व्यक्ति का वजन बढ़ने पर यह जरूरी नहीं है कि उनका आईक्यू भी बढ़े, जिससे यह पता चलता है कि आईक्यू का बढ़ना विकास का हिस्सा है। अगला प्रश्न, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है वृद्धि मापन योग्य है, जबकि विकास का सीधे मापन नहीं किया जा सकता। वृद्धि गुणात्मक है, जबकि विकास परिणात्मक है। वृद्धि जीवन भर चलती है, जबकि विकास एक निश्चित उम्र में रुक जाता है। वृद्धि और विकास दोनों एक ही प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि मापन योग्य है, जबकि विकास का सीधे मापन नहीं किया जा सकता। यही इसका उत्तर है। इसका व्याख्या, वृद्धि को भार और लंबाई जैसे मापदंडों से मापा जा सकता है, जबकि सामाजिक या नैतिक विकास का सीधे मापन नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न, परिपक्वता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बाहरी वातावरण से सीखना, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया, सामाजिक बातचीत से विकास, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक विन्यास के अनुसार एक व्यक्ति में पूर्व निर्धारित रूप से परिवर्तन होते हैं या बड़े होने पर स्वाभाविक रूप से आती रहती है और हेरेडिटी से संबंधित होती है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न विकास के आयाम से है। विकास के आयामों में से कौन सा आयाम बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है? ऑप्शन है केवल शारीरिक विकास, केवल गत्यात्मक विकास, विकास, परिपक्वता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकास। इसका व्याख्या, विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब है कि विकास कई क्षेत्रों में एक साथ होता है और इनकी दिशा निश्चित नहीं होती। अगला प्रश्न, गत्यात्मक विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन है केवल मानसिक क्षमता से, मसल्स और हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण से, सामाजिक कौशल से, भावनात्मक समझ से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मसल्स और हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण से। ठीक है। इसका व्याख्या, गत्यात्मक विकास एक प्रकार का शारीरिक विकास है जो मसल्स और हड्डियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण से संबंधित होता है। अगला प्रश्न, गामक विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2। गामक विकास को 2 भागों में बांटा गया है। व्याख्या, गामक विकास को 2 भागों में बांटा गया है। पहला फाइन मोटर स्किल, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। अगला प्रश्न है, फाइन मोटर स्किल में किसका कम उपयोग होता है? ऑप्शन है दिमाग का, मांसपेशियों का, हड्डियों का, शरीर के बड़े अंगों का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइन मोटर स्किल में मांसपेशियों का कम उपयोग होता है। व्याख्या, फाइन मोटर स्किल में मांसपेशियों का कम उपयोग होता है, जैसे लिखना और बटन लगाना। अगला प्रश्न है, गामक विकास में बालकों द्वारा की जाने वाली कौन सी गतिविधियां शामिल है? ऑप्शन है केवल चलना, केवल कूदना, चलना दौड़ना कूदना और भोजन करना और केवल भोजन करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलना दौड़ना कूदना भोजन करना आदि गामक विकास में बालकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में शामिल है।
तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और यदि पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।